गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है आप कक्षा 12 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में पहला वीडियो जो है आप पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक चर्चा किया गया था पुष्प आवृत्त बीजों का एक आकर्षक अंग के बारे में। आज जो है दूसरा वीडियो आप देखेंगे, वीडियो लेक्चर। दूसरा वीडियो है आपका निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाओं के बारे में। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाओं के बारे में, निषेचन से पूर्व कौन सी संरचनाएं बनती हैं और क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में आपको चर्चा किया जाएगा। देखें, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व, ठीक है, पौधों में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पहले, अभी पौधों में वास्तविक रूप से फूल बनेगा उससे पहले यह तय हो जाता है, ठीक है। वास्तव में पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं, ठीक है। अभी पुष्प आए नहीं हैं, लेकिन पुष्प आने से पहले यह प्लांट में, पौधों में तय हो जाता है कि पुष्प आने वाले हैं। क्यों, कैसे होता है यह? अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, ठीक है। प्लांट में हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन होने लगेंगे, ठीक है, जिससे आप जानेंगे कि अब यहाँ पे फूल जो है निकलने वाला है, कली बनने लगेगी, ठीक है। अनेक हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक, ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन के कारण पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है, जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि पुष्प क्रम में सबसे पहले पुष्पीय कलिकाएं बनेंगी और वही पुष्पीय कलिकाएं आगे चल के पुष्प को धारण करती हैं, ठीक है। पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं, पुष्प के अंदर नर और मादा जनन संरचनाएं होती हैं। नर संरचनाओं को पुमंग कहते हैं और मादा संरचनाओं को जायांग कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाओं के बारे में, तो पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। ये कौन तय करता है? हार्मोन, ठीक है। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोडियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है, जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जयांग होते हैं। तो आपने देखा कि पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाओं में पुमंग और जयांग में विभेदित और विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग तथा जयांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आपको 11th में पढ़ाया गया था कि पुमंगों से भरपूर जो पुंकेसरों का गोला है, एक चक्कर है, वह क्या बताता है? नर जनन अंग के बारे में। तो पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जायांग जो है वह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, एक प्रारूपिक पुंकेसर का फिगर यहाँ पे बना हुआ है आपके बुक में। देखें, एक प्रारूपिक पुंकेसर एक परागकोश का वर्ग 3 विमितीय काल। ध्यान से देखें, यह आपका एक प्रारूपिक पुंकेसर है। इस पुंकेसर में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है द्विपालित परागकोश है, जिसकी 2 पालियां हैं, द्विपालित परागकोश हैं और एक तंतु है,
ठीक है, एक तंतु है, डंठल है, और उसके ऊपरी सिरे पर द्विपालित परागकोश है। ठीक है, अगर इस द्विपालित परागकोश को ऐसे काटा जाए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखाई देंगे, तो आप ध्यान से देखें। द्विपालित परागकोश के अंदर की तरफ यह संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसमें परागकण भरे हुए हैं, यह आपका परागकोश है। ठीक है, जिसके अंदर परागकण भरे हुए हैं, और यह आपका लाइन ऑफ डेhiscence है, जिससे यह फटता है, लाइन ऑफ डेhiscence है। और यह बीचों बीच में आपका क्या है, डंठल है, जो इससे जुड़ा हुआ है। अब आप देखें पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में आपको समझना है। तो आप देखें, जैसा कि चित्र के पहले फिगर में आप देखे हैं कि एक विशिष्ट प्ररूपी पुंकेसर के दो भाग होते हैं, दो भागों में बटा होता है। इसमें लंबा और पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है। यह जो लंबा डंठल हिस्सा आप पढ़ें उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं इस लंबे वाले हिस्से को। ठीक है, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तो यह जो अंतिम सिरा है, यह द्विपालिक संरचना है, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, परागकोश कहते हैं। तंतु का संयुक्त छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। यह तंतु का जो संयुक्त छोर है, यह जो है पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है। यह पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है। ठीक है, पुंकेसरों की संख्या और लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न होती है। यह पुंकेसरों की संख्या जो है और लंबाई जो है अलग अलग पुष्प में, अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप 10 पुष्पों को इकट्ठा करें जो अलग अलग जाति के हों, अगर आप 10 पुष्पों विभिन्न प्रजाति के से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें। ठीक है, अलग अलग प्रजाति के पुष्प को आपको 10 पुष्प को इकट्ठा करना है। ठीक है, और उसका अध्ययन करना है। ठीक है, उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है। ठीक है, उनके आकार में क्या होगी, बहुत भिन्नता होगी जो प्रकृति में विद्यमान है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रजातियों के अगर 10 पुष्प को इकट्ठा किया जाए और एकत्र करके उनके पुंकेसर एकत्र करें और उनको स्लाइड पर रख के उसको देखा जाए, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में पाई जाती हैं। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन। ठीक है, अगर एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें और उनका स्पष्ट चित्र के माध्यम से, ठीक है, चित्र बनाएं, स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव, विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव तथा आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। ठीक है, तो जो विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दे रहा है उसका अलग अलग अगर फिगर बनाएंगे तो उसके बाद जो है उसके माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव और आकार की व्यापकता को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है, 2 पालियों का बना होता है। ठीक है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, द्विपालित होते हैं, और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात यह द्विकोष्ठी होते हैं। 2 कोष्ठक होते हैं प्रत्येक पाली में, अर्थात ये द्विकोष्ठिक होते हैं। ठीक है, प्रायः एक अनुलंब खांच, ठीक है, प्रवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ठीक है, एक अनुलंब खांच होता है जो दोनों को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। प्राय एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ठीक है, अब आइए एक परागकोश का अध्ययन करते हैं। एक परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा अनेक संयोजन को समझें। ठीक है,
परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझें। ठीक है, अब एक परागकोश के बारे में आपको समझना है। अब ध्यान से देखें आप, यह परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, ध्यान से इसको समझें आप। देखें ध्यान से, परागकोश जो है एक चतुष्कोणीय संरचना होती है। ठीक है, परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर, चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर, ठीक है ध्यान से देखें आप लोग, चारों कोनों पर एक एक, ठीक है, लघु बीजाणुधानी होती है। चारों कोनों पर क्या होते हैं, एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बीच से यह परागकोश किससे जुड़ा होता है, संयोजी से जुड़ा होता है। जो बीच में डंठल आ रहा था वो यह देखो, यहाँ बीचों बीच में कनेक्टिंग, ठीक है, यह संयोजी से जुड़ा है और चारों कोनों पर आप देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी है। चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, यह चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी है। यह लघु बीजाणुधानी जो है आगे विकसित होकर, ठीक है, पोलन सैक बनाती है, पराग पुटी बनाएगी। यही लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पोलन सैक अर्थात पराग पुटी बनाती है। ठीक है, और इसी में परागकण भरे रहते हैं। इसी के अंदर जो है परागकण ठसाठस भरे रहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना देखा जाए, इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह लघु बीजाणुधानी जो है चारों कोनों पर बनी हुई है। ठीक है, यह जो है बीजाणुजन ऊतक से बनती है। बीजाणुजन ऊतक से यह चारों कोनों पे बनते हैं और इनके चारों तरफ आप देख रहे हैं लेयर पाई जा रही हैं। चारों तरफ से यह घिरा हुआ है। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर को टेपिटम कहते हैं। सबसे अंदर की लेयर को टेपिटम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य परत, मध्य परत आएगा। ठीक है, मध्य परत के बाद है आपका अंतस्थीसियम, ठीक है, अंतस्थीसियम, और सबसे बाहर आपका अंतस्त्वचा। ठीक है, तो इस तरह से यह 4 परतों से बनी होती हैं। ठीक है, सबसे बाहर को एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहेंगे। उसके बाद एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम कहेंगे। उसके बाद मध्य परत, मिडिल लेयर, और सबसे अंतिम में क्या होता है, टेपिटम होता है। सबसे अंतिम में क्या होता है, टेपिटम होता है। ठीक है, अगर इसका जूम फिगर देखा जाए, इस छोटे से हिस्से को बड़ा करके देखा जाए, तो यह आपका फिगर है। देखें ध्यान से, सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या कहेंगे, अंतस्त्वचा कहेंगे। सबसे बाहरी परत जो है अंतस्त्वचा। उसके बाद आपका अंतस्थीसियम है। अंतस्थीसियम के बाद आप देख रहे हैं मध्य परत है। ठीक है, 2 लेयर जो है मध्य परत है, मिडिल लेयर है मध्य परत, और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं टेपिटम है। ठीक है, टेपिटम में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जिसमें लघु बीजाणु बन रहे हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। यह टेपिटम जो है भोजन देता है इनको, और यह बीजाणु जो है विकसित होते हैं। ठीक है, टेपिटम धीरे धीरे जो है गल जाता है और यह, ठीक है, बीजाणु जो है वह परागकण में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, यह जो है परागकण बन चुके हैं और यह फटता है दीवार और यह परागकण बाहर आते हैं। ठीक है, तो टेपिटम क्या करता है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देता है। ठीक है, टेपिटम में जो है सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है। सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म भरा रहता है टेपिटम में। ठीक है, और यह 1 से अधिक केंद्रक से युक्त होता है। टेपिटम जो है 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होता है और इसमें सघन साइटोप्लाज्म भरा रहता है जो पोषण का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप लोग, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। अभी तक आपने पढ़ा, एक परागकोश के बारे में पढ़ रहे हैं, परागकोश कैसा होता है। तो आपने देखा कि एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अर्थात यह द्विकोष्ठी होते हैं। प्राय एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ठीक है, उसके बाद आपने चित्र को समझा। चित्र में आपने क्या देखा, एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों
तथा अनेक संयोजन को समझें। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है। तो आप देख रहे हैं कि परागकोश की द्विपालित जो प्रकृति है वह परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। यह आपको बताया गया। परागकोश क्या होती है? 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। ठीक है, अब आगे देखें आप ध्यान से। परागकोश जो है 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है और यह अलग अलग ऊतकों से बनी होती है। चारों कोनों पर ध्यान से देखें, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। ठीक है, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। ठीक है, यह 20 से अगर करें तो यह प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बनाती हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बनाती हैं? परागपुटी, पॉलन सैक बनाती हैं। ठीक है, यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती हैं। यह अनुलंबवत जो है एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती हैं और परागकणों से ठसाठस भरी रहती हैं। परागकणों से ठसाठस भरी रहती हैं। अब लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है? लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है? तो एक अनुप्रस्थ काट में अगर देखा जाए लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई के रूप में प्रकट होती है। एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई के रूप में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से ढकी होती हैं। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से ढकी होती हैं। ठीक है, आवृत होती हैं। एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, ठीक है, मध्य परत, मिडिल लेयर, मध्य परत, ठीक है, और उसके बाद टेपिटम, मध्य परत के बाद टेपिटम। ठीक है, अब जो है अगर टेपिटम को छोड़ दिया जाए तो बाहर की जो 3 परतें हैं वो सुरक्षा का कार्य करती हैं। अंतस्थ त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, यह क्या करती हैं? सुरक्षा का काम करती हैं। ठीक है, टेपिटम के बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं। टेपिटम के बाहर की 3 परतें क्या करती हैं? संरक्षण का काम करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को अवमुक्त करती हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दें कौन काम करता है, ध्यान दें। बीजाणुधानी की संरचना आप पढ़ रहे हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई के रूप में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती हैं, ढकी होती हैं। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, मध्य परत तथा टेपिटम बाहर, ठीक है ना, बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती हैं। परागकोश के फटने में मदद करती हैं और परागकण को बाहर निकलती हैं इसके रास्ते से। इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। जो आंतरिक परत है क्या है? टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। तो आप देख रहे हैं टेपिटम में साइटोप्लाज्म भरा रहता है और इसमें 1 से अधिक केंद्रक युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकी बन सकती है? ठीक है, तो उसमें विभाजन होगा तभी यह द्विकेंद्रकी बनेंगी। अब आप देखो, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, जब परागकोश कैसा होता है? अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब परागकोश अपरिपक्व होता है, जब परागकोश कैसा है? वो अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में क्या होगा?
बीजाणुजन ऊतक होगा, बीजाणुजन ऊतक होगा जो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है। यह कब होता है? जब परागकोश अपरिपक्व होता है, ठीक है ना, तब यह होता है। कैसा होता है? घना सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब लघु बीजाणुजनन कैसे होता है? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। तो आप देख रहे हैं यह बीजाणुजन ऊतक में क्या विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है? सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाता है, ठीक है। और सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाता है। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होंगी? तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्र क्या होंगे? आधे हो जाएंगे, ठीक है, 2n से n हो जाएंगे। तो आप देखें ध्यान से, लघु बीजाणुजनन, लघु बीजाणुजनन जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। चतुष्टय की कोशिकाओं की सूत्र गुणता क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएंगी। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका क्या होती है? एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं। उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहेंगे, क्यों कहेंगे? कि 4 कोशिकाओं के समूह से यह घिरे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, इसीलिए इनको लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं, ठीक है। जैसे ही परागकोश परिपक्व और स्फुरित होता है, जैसे ही परागकोश परिपक्व होगा और स्फुरित होगा, फूटेगा, ठीक है, तो लघु बीजाणु क्या होंगे? मुक्त होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। आगे देखें, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, एक दूसरे से विलग होने लगते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। और यही किसे बदल जाते हैं? पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण कैसे बाहर आते हैं? परागकोश के फटने के साथ बाहर आते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि परागकण कैसे बनते हैं और कैसे यह बाहर आते हैं। अब परागकण कैसे होते हैं? परागकणों को अगर अलग अलग देखा जाए, अलग अलग फ्लावर के परागकण कैसे होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के, तो परागकण के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, परागकणों की संरचना के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में आपने देखा कि नर जननांग में परागकोश में परागकण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो है 4 परतों का बना होता है। 3 परत जो है सुरक्षा का काम करती है और चौथा परत जो है उसको भोजन देने का काम करती है, जिसको टेपिटम कहते हैं, वो पोषण देने का काम करती है और परागकण उससे तैयार होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है बार बार इस वीडियो को आप देखें, ठीक है, ठीक है। तो यह आपका जो है टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है। अब जो है अगले वीडियो लेक्चर में परागकण को डिस्कस किया जाएगा, अलग अलग परागकणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।